सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आपका स्वागत करते हुए हम आपके आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे आज श्री अरविंद के राजनीतिक विचारों को हम जानेंगे। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को, जिसमें अभी तक हम विवेकानंद को, महात्मा गांधी को, गोखले को, राजा राम मोहन राय को, इनको हम पढ़ चुके हैं और इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं श्री अरविंद की। इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, आप सभी से अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और इसी अनुरोध के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। श्री अरविंद के राजनीतिक और सामाजिक विचारों को हमें जानना है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि श्री अरविंद के जो विचार हैं उससे पहले कुछ जो महान चिंतक रहे हैं या जो विश्व के चिंतक हैं उनकी दृष्टि में श्री अरविंद का क्या परिचय है। देखिए, अरविंद को भारतीय राष्ट्र के निर्माताओं में, यानी कि जब भारतीय राष्ट्र के उत्थान के विषय में बात होती है तो उसमें एक उच्च स्थान प्राप्त है। ये उन लोगों में स्थान प्राप्त है उनको जिन्होंने भारत का निर्माण में सहयोग किया है या जिन्होंने भारत का निर्माण किया है। इसी क्रम में उनकी दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिसे महाग्रंथ की संज्ञा दी गई है। एक है द लाइफ डिवाइन और दूसरी है सावित्री। इसके माध्यम से यहाँ पर उनके विचारों को समझने में सहायता मिलती है। एक्चुअली ये क्या है, ये काव्य के क्षेत्र में एक नए युग के प्रवर्तक के रूप में दोनों पुस्तकों को जाना जाता है, जिसमें हम अरविंद के विचारों से अवगत होते हैं और वो ये मानते हैं इन रचनाओं के माध्यम से कि भारत की एक नवीन चेतना का या भारत की एक नवीन आत्मा का उत्थान होगा और साथ ही साथ जब भारत की नवीन आत्मा जागृत होगी तो संपूर्ण भारत में राष्ट्रवाद का या राष्ट्र प्रेम का संदेश प्रसारित होगा। इसी क्रम में जो उनके राजनीतिक और सामाजिक विचार हैं उसमें पहला बिंदु हम लेते हैं इतिहास और संस्कृति के संबंध में उनके विचार। इतिहास व संस्कृति के संबंध में उनके क्या विचार रहे, इनको जान लेते हैं। देखिए, अरविंद के जो राजनीतिक विचारों का आधार रहा है वो आधार रहा है आध्यात्मिकता। यानी हमने गांधी जी को पढ़ा है, हमने गोखले को पढ़ा है, दोनों के विचारों में हमने देखा है कि आध्यात्मिकता का पुट है। वो ये कहते हैं कि राजनीति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उसमें आध्यात्मिकता ना हो। ऐसा ही अरविंद का मानना है कि हम जो इतिहास पढ़ते आ रहे हैं वो इतिहास क्या है, देवीय है, यानी आध्यात्मिक नियतिवाद है। आध्यात्मिक नियतिवाद का मतलब ये है कि जो हो चुका है या जो हो रहा है उसका मुख्य कारण ईश्वर है, क्योंकि इतिहास ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और ब्रह्म की अभिव्यक्ति वही हो सकती है जो पूर्व रचित हो। ठीक है, काली की जितनी गतिशील क्रियाकलाप है वो कहते हैं वही इतिहास है, क्योंकि काली यानी देवी को वो मानते हैं और कहते हैं कि जो उनके जो भी क्रियाकलाप है वही इतिहास है। और इसके संबंध में दो ऐतिहासिक घटनाओं का वो रेफरेंस देते हैं या ये कहें कि उनसे संबंधित वो तर्क देते हैं। एक तर्क देते हैं कि बंगाल का जो राष्ट्रवाद है उसका, और दूसरे तर्क वो देते हैं फ्रांस की क्रांति का। दोनों तर्कों के माध्यम से वो इस आध्यात्मिक या ब्रह्म की अभिव्यक्ति को समझाने का प्रयास करते हैं कि ये दो ऐसे तर्क हैं जिसमें एक भारतीय तर्क है और एक विदेशी तर्क है, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी बात को प्रस्तुत किया। विपिन चंद्र पाल है, वो भी ये मानते हैं कि जो भारत का पुनर्जागरण हुआ है उस भारत के पुनर्जागरण में अगर हम मूल रूप से देखें तो उस पुनर्जागरण में ईश्वर की इच्छा रही है और यही अरविंद का मानना है कि पुनर्जागरण में ईश्वर की इच्छा है। ठीक है, वो ये कहते हैं कि अगर भारत का राष्ट्रवाद होना है या भारतीय राष्ट्रवाद का जो मूल है वो क्या है, ईश्वर है। दूसरी बात, कोई भी आंदोलन होता है वो अरविंद ये मानते हैं कि उस आंदोलन का वास्तविक नेता भी ईश्वर ही होता है।
ईश्वर जैसा चाहे आंदोलन वैसा हो। ठीक है, मानव संस्कृति और सभ्यता के विकास के संदर्भ में वो ये कहते हैं कि मानव संस्कृतियों का और सभ्यता का जो विकास होता है वो एक चक्र क्रम है और ये एक क्रम के अनुसार लगातार होता रहता है। और उनके विचारों पर अगर हम किसी विदेशी का प्रभाव देखें तो उनके विचारों पर कार्ल लैम्पर्ट का बहुत प्रभाव पड़ता है। कार्ल लॉम्प्रेंट का बहुत प्रभाव पड़ता है। लॉम्प्रेंट के प्रभाव में वो ये कहते हैं कि जैसे लॉम्प्रेंट ये मानते थे कि अगर राजनीति का विकास होना है तो उसको 5 अलग अलग अवस्थाओं से गुजरना होगा, यानी कि उसको उन्होंने 5 अलग अलग अवस्थाओं में विभाजित किया। जब अरविंद ने अपने राजनीतिक विचार दिए तो उन्होंने इन्हीं 5 अवस्थाओं को भी अपना आधार माना। पहले जो ये लॉम्प्रेंट के बारे में जान लेते हैं। लॉम्प्रेंट क्या थे? एक जर्मनी विचारक हैं और वो राजनीति से संबंधित या राजनीतिक विकास से संबंधित अपने विचार समय समय पर उन्होंने दिए और फिर जब उन्होंने उसको कंक्लूडिंग किया तो उन्होंने जर्मन युग को 5 अलग अलग अवस्थाओं में बांटा राजनीतिक दृष्टि से। एक था प्रतीकात्मक युग, प्रतीकात्मक युग। दूसरा उन्होंने कहा कि जो प्रतीकात्मक युग है, इस प्रतीकात्मक युग के बाद प्रकारात्मक युग, प्रकारात्मक युग प्रारंभिक जर्मनी से संबंधित है, यानी कि पूर्व जर्मनी या आदि जर्मनी का जो युग था उसे प्रतीकात्मक उन्होंने माना। और दूसरा जो था प्रारंभिक मध्य युग था, यानी कि मध्य युग की शुरुआत को उन्होंने प्रकारात्मक माना। और फिर उसके बाद परवर्ती मध्य युग आया जिसको उन्होंने परंपराबद्ध युग माना। क्या लिख रही हूं? परंपराबद्ध युग। ठीक हो गया। फिर वो कहते हैं कि परंपराबद्ध युग के बाद पुनर्जागरण हुआ और उस पुनर्जागरण से लेकर प्रबुद्धिकरण तक व्यक्तिवादी युग आया। और इस व्यक्तिवादी युग के बाद यहां पर एक और युग की उत्पत्ति होती है जिसे कहते हैं आत्मनिष्ठावादी युग। तो उन्होंने इसको प्रबुद्धिकरण से लेकर यानी कि पुनर्जागरण से लेकर प्रबुद्धिकरण तक के युग को व्यक्तिवादी युग कहा। और फिर शुरुआत होती है आत्मनिष्ठावादी युग की। तो इन 5 अवस्थाओं में उन्होंने लॉम्प्रेंट ने बांटा था। अब आप कहेंगे लॉम्प्रेंट को हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम तो पढ़ रहे थे अरविंद को। हमने शुरू में ही कहा कि अरविंद पर लॉम्प्रेंट का बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने जब अपने राजनीतिक विचार दिए तो उन्होंने लॉम्प्रेंट की इन 5 अवस्थाओं के आधार पर ही भारतीय संस्कृति और सभ्यताओं के विकास के चक्र क्रम को भी 5 भागों में बांटा। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत अगर भारत में लागू होता है, और उन्होंने अपनी समझ में इस सिद्धांत को लागू भी किया। और दी हनुमान साइकिल में हनुमान साइकिल में उन्होंने इन अवस्थाओं को एक्सप्लेन करने की कोशिश मतलब चेष्टा भी की। ये उनकी एक बुक थी। आज की वीडियो में हम अरविंद की बहुत सारी किताबों के बारे में, उनके बहुत सारे लेख के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हम टॉपिक भी पढ़ते जाएंगे और साथ साथ उनके जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। अरविंद ये कहते हैं कि जो वैदिक युग है भारत का, वो भारतीय वैदिक युग कैसा युग है? प्रतीकात्मक युग। ठीक है, उन्होंने वैदिक युग को प्रतीकात्मक युग की श्रेणी में रखा है। फिर भारत में एक वर्ण व्यवस्था आती है, उन्होंने उसको प्रकारात्मक में रखा है और जाति को उन्होंने रखा है परंपराबद्ध में। ठीक है, पाश्चात्य सभ्यता का विकास होता है और पाश्चात्य सभ्यता का विकास के बाद एक बौद्धिक युग आता है। लेकिन भारत के संदर्भ में वो ये कहते हैं कि पूर्वी जगत जो है, उस पूर्वी जगत में बौद्धिक युग अधिक लंबा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर परंपरागत आत्मनिष्ठा की जय होगी या वो जीतेगा। तो इसलिए वो ये कहते थे कि आत्मनिष्ठा युग के स्थान पर यहाँ पर क्या आना चाहिए? आध्यात्मिक युग आना चाहिए। और इसी के द्वारा हमारे राजनीतिक लक्ष्य भी पूर्ण होंगे और राष्ट्र के लिए जो हमारी इच्छाएं हैं वो भी पूर्ण होंगी। इस युग में क्या होगा? इस युग में मानव की जो संपूर्ण शक्तियां हैं वो उसका रास्ता प्रशस्त करेंगी, यानी कि उसका पथ प्रदर्शन करेंगी, जिससे कि वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। ठीक है, अब लॉम्प्रेंट ये कहते हैं कि
जब उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है तो उस सिद्धांत को अगर किसी एक भाग पर बांटा जाए तो उनका सिद्धांत कैसा है? उनका सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक, ठीक है। लेकिन अरविंद का सिद्धांत केवल मनोवैज्ञानिक नहीं है, उन्होंने अपने सिद्धांत में मनोवैज्ञानिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता को भी स्थान दिया है। तो इनके जब हम सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें मनोवैज्ञानिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी हमें प्रभाव देखने को मिलता है। अब जो अरविंद है उन्होंने सभ्यता और संस्कृति के बीच में यहाँ पर प्रत्यात्मक भेद बताया है। उन्होंने कहा पश्चिमी चिंतन को हम ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने इस बात को पश्चिमी चिंतन के रूप में ना समझाकर उन्होंने इसको समझाया औपनिवेशिक रूप से। उन्होंने व्याख्या की, सिद्धांत को समझाया, इस दर्शन को समझाया और उन्होंने इस दर्शन का आधार माना औपनिवेशिक दर्शन को। वो ये कह रहे हैं कि कोई भी सभ्यता है या कोई भी एक संगठित अर्थतंत्र है और वो राजनीति पर आधारित है, तो जब वो समाज बनेगा या जैसा वो समाज बनेगा वो उस समय के समाज की प्राणों की यानी कि आत्मा की अभिव्यक्ति वहां पर करेगा। वो ये कह रहे हैं कि हर जीवन का एक ही लक्ष्य होता है। जीवन का एक लक्ष्य क्या है कि जीवन किससे कटे? सुख से कटे और आराम से कटे। अब वो ये कहते हैं कि सुख और आराम के साथ साथ हम संस्कृति की बात करते हैं। संस्कृति होती क्या है? संस्कृति मन की जितनी क्रिएटिविटी है, मन की जितनी क्रिएटिव सक्सेस है, उसको एक आदर्श बनाती है या उसको एक आदर्श मानती है। हम कोई भी बात करते हैं तो ऐसा होना चाहिए तक एक सीमित होकर बात करते हैं, तो चाहिए तो बियॉन्ड लिमिट होता है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि जब हम इस संस्कृति के बारे में बात करते हैं तो संस्कृति कैसी हो? संस्कृति हो नैतिक संस्कृति, यानी कि नैतिक गुणों का विकास यहाँ पर हो। अब बात हुई यहाँ पर, क्योंकि अध्ययन बहुत ज्यादा किया है उन्होंने, तो यहाँ पर उदाहरण देने में उन्होंने स्पार्टा और रोम का उदाहरण लिया। उन्होंने कहा कि स्पार्टा और रोम की जो संस्कृति है विज्ञान के द्वारा उसका एक समन्वय किया गया है, यानी कि उसको मिलाया गया है। लेकिन वो ये कहते हैं कि मेरे जो विचार हैं, मेरे विचार यानी संस्कृति से भी आगे जाना है, हमें उस आदर्श स्थिति को प्राप्त करना है जो एक उत्तम जीवन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम आध्यात्म को स्वीकार करते हैं, हम ये मानते हैं कि इतिहास जो है वो देवताओं की या देवियों की या ईश्वर की कृति है, ईश्वर ही उसका नेतृत्व कर रहा है, तो हमारे जीवन का यानी कि जो हमारा वेदांत तत्व है उस तत्व में प्रमुखता से क्या होना चाहिए? प्रमुखता से होना चाहिए परम सत्य, परम ज्ञान, परम सुख और परम आनंद, ये यहाँ पर होने चाहिए और यही सर्वाधिक महत्व की बात है। और ये हमें कहाँ से मिलेगा? मिलेगा हमें संस्कृति के साथ। फिर राष्ट्रवाद का सिद्धांत है। राष्ट्रवाद पर उनके क्या विचार हैं? राष्ट्रवाद पर उनके विचार हैं कि देखो हम कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन काम कब कर सकते हैं? जब हमारे पास एक निष्ठा हो, यानी कि हम निष्ठापूर्ण तरीके से काम करें तो हम एक प्रॉपर योजना कर सकते हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वो ये चाहते थे कि जो समाज में स्थितियां हैं या समाज में की जो वर्तमान स्थिति है, ये कहें कि जो जनता है, जनता की स्थिति में सुधार लाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इस जनता की स्थिति में सुधार कैसे आएगा? अगर इस कार्य के प्रति मेरी निष्ठा होगी तो, और अगर निष्ठा होगी तो मेरी उस कार्य की प्राप्ति के लिए क्या होगी? एक योजना होगी, और ये योजना पर मेरे में एक क्षमताएं हो कि मैं इस योजना के अनुरूप कार्य कर सकूं। तो इसी के संदर्भ में उनका एक लेख भी प्रकाशित हुआ था 1893 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। 1893 में उनका एक लेख प्रकाशित हुआ था इंदु प्रकाश में, और उसका शीर्षक उन्होंने रखा था
की जो लेख वहां पर प्रकाशित हुआ था, न्यू लैम्प बर्नर ओल्ड, न्यू लैम्प बर्नर ओल्ड, इसमें उनके विचार थे। इस विचार में जो हम अभी निष्ठा की जो बात कर रहे हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि जो हमारी समकालीन परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों पर हमें विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर हम निष्ठा के साथ, अपनी दूरदर्शिता के साथ किसी काम को करें और उस काम को करने के संदर्भ में विचार करें, तो वहां जो हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे, उस लक्ष्य की प्राप्ति किस पर निर्भर करेगी? कार्य के प्रति हमारी तत्परता कितनी है। ठीक है, वो ये मानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे विचारों से हो सकता है सहमत ना हो, उनको ये लगे कि ये तो बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी है, तो वो ये कहते हैं कि हमारा फिर भी परम कर्तव्य क्या होना चाहिए? हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए कि मैं पवित्रता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए साधारण जनता का उत्थान करूं। तो वो कहते हैं साधारण जनता के उत्थान के विषय में हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। हम क्या उसके संदर्भ में चिंतन कर रहे हैं? बल्कि वीपी वर्मा जो हैं उनको अतिवादी राष्ट्रवादी ग्रुप का समर्थक मानते हैं। अतिवादी राष्ट्रवादी ग्रुप यानी कि जो लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल का जो ग्रुप है उसको मानते हैं। और हमेशा यहाँ पर एक बात अरविंद के द्वारा कही जाती है, वो ये कहते हैं कि भारत के कल्याण के लिए एक ही चीज जरूरी है और उसके कल्याण के लिए ईश्वर विधान का उन्होंने हमेशा समर्थन किया। ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि हम ये बात कर रहे हैं कि साधारण जनता का उत्थान होना चाहिए, वो समाज का सुधार भी चाहते हैं, लेकिन वो समाज के सुधार के लिए पश्चिमी तरीकों को नहीं अपनाना चाहते। उन्होंने कहा कि जो आजकल के सुधारक है वो क्या कर रहे हैं? समाज सुधार के नाम पर भारतीय सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंग रहे हैं। इससे क्या होगा कि भारत अपनी जो उसका रंग है, जो उसकी अपनी सभ्यता संस्कृति है, वो कहीं खो जाएगी। और अगर किसी का उत्थान करना ही है और समाज का सुधार करना ही है, तो क्यों ना समाज के जो अपने धर्म के नियम है, यानी कि स्वधर्म नियमों के अनुरूप उसका उत्थान किया जाए या वहां पर सुधार किया जाए। वो ये नहीं कहते सुधार के नाम पर आप कोई विदेशी चोला भारत को पहना दो और ये कह सको कि हाँ भारत का तो देखो हमने बहुत ज्यादा सुधार कर दिया है, भारत में बहुत ज्यादा कुरीतियां हैं, उनको हमने मतलब ठीक कर दिया है। तो समाज के किसी भी वर्ग की उत्पीड़न की बात नहीं करते। वो ये कहते हैं कि समाज में ऐसे कोई नियम नहीं है या ऐसे नियमों को मानना ही नहीं चाहिए जो समाज के लिए उत्पीड़न का कारण बन रहे हो। ठीक है, अब वंदे मातरम में उनका एक लेख प्रकाशित होता है और उस लेख में उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हम सभी चाहते हैं कि राष्ट्रवाद हो और इस राष्ट्रवाद की भावना का उदय होना जनता में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो राष्ट्रवाद, राष्ट्र में जो भी देवीय शक्ति है यानी कि जो भी ईश्वर है, उस देवीय एकता को साक्षात्कार करने की एक इच्छा है, एक अभिलाषा है कि मेरा राष्ट्र ऐसा हो। और ये भावनाओं की पूर्ति कब होगी? ये भावनाओं की पूर्ति तब होगी जब जनता राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होगी। व्यक्ति वास्तव में क्या करेगा? अगर हम बात करें अपनी, तो वो कहते हैं व्यक्ति कुछ नहीं है। व्यक्ति क्या है? एक समाज है। हम किसी को भी देखें तो व्यक्तियों से ही तो मिलकर किसी समाज का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब जब व्यक्ति समाज है तो उनमें राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से किसी भी तरीके की विभिन्नता या ऊंच नीच या अंतर या असमानता क्यों है? भारत का जो राष्ट्रवाद वो मानते हैं कि वो भारत का राष्ट्रवाद जो आदर्श विश्व के सामने रखा जा सके, क्योंकि वो ये कहते हैं कि भारत हमेशा एक गौरवशाली इतिहास का परिचय देता रहा है। ठीक है, तो इसके आदर्श के लिए ना तो व्यक्ति व्यक्ति में भेद हो,
ना वर्ग के आधार पर वर्ग वर्ग में भेद हो, ना जाति जाति में किसी तरीके का भेद हो, उनमें हमेशा क्या हो, एक आत्मिक रूप से समानता का भाव हो, सभी हर रूप में समान हो, जाति धर्म व्यक्ति वर्ग किसी भी आधार पर हम क्या कहें, वो क्या हो, आत्मिक रूप से समान हो। ठीक है। अब सामाजिक क्षेत्र में भी अगर हम फिर से चीजों को करेक्ट कर लें, सामाजिक क्षेत्र में भी हम चिंतन करें जैसा हम राजनीतिक क्षेत्र में चिंतन करते हैं, तो हम इसके लिए आधार माने लोकतंत्र को। लोकतांत्रिक आधारों पर हम क्या कर सकते हैं, समाज का पुनर्गठन कर सकते हैं। हम अगर ऐसे सिद्धांतों को अपनाएं और जो हमारे बीच में हमारे विरोधी हैं, हम उनकी कल्पना कर सकते हैं और उन कल्पनाओं के आधार पर हम समाज में एकता स्थापित कर सकते हैं या समानता स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम समाज में समानता के लिए केवल राजनीतिक आधार माने तो हमारे प्रयास, वो ये कहते हैं, कभी भी सफल नहीं होंगे। तो हमें सामाजिक रूप से भी प्रयास करने होंगे, तभी हमारे जो राष्ट्रवाद के लक्ष्य हैं या समाजवाद के लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति होगी। अदरवाइज सामाजिक क्षेत्र में अगर हमने ढंग से काम नहीं किया तो हम राजनीतिक लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो ये कहते हैं कि मान लो उस ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासकों की या अंग्रेजों की बहुत सारी नीतियां हैं जो अच्छी नहीं है, तो हम क्या करें, हम उनका विरोध कर सकते हैं। हम कैसे विरोध कर सकते हैं, हम दो तरीके से उनका विरोध कर सकते हैं, या तो हम उनका सक्रिय विरोध करें या हम उनका निष्क्रिय विरोध करें। ठीक है। अब निष्क्रिय विरोध का मतलब ये हुआ कि हम उनको किसी काम में सहयोग ना करें। ठीक है, हम असहयोग आंदोलन करें और हम अंग्रेजों के कार्यों में जो हमारी सहायता होती है हम उस सहायता को देने से मना कर दें। सक्रिय में क्या होगा, हम यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करें। हम क्या करें, जो स्वदेश में बनी हुई वस्तुएं हैं उन्हीं का उपभोग करें, उन्हीं को अपनाएं और विदेशों से बनी वस्तुओं का हम त्याग करें। इन विरोधों से क्या होगा, जनता को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा और हमारा विरोध भी वहां पर परिलक्षित हो जाएगा। ठीक है। तो विरोध को और जो ब्रिटिश से ली गई कुछ बातें हैं उनको अपनाते हुए वो ये कह रहे हैं कि हमें गलत का तो विरोध करना है, ये हम यूरोप से सीख रहे हैं। हमें न्यायालय नहीं चाहिए, हमें पंच निर्णय चाहिए। ठीक है। हम बहिष्कार का भी समर्थन करें। हम जो यूरोप के इतिहास में कुछ ऐसी कार्य प्रणालियां हैं हम उनका भी उल्लेख करें, हम उनको यदि संभव हो तो अपना लें। और इसी क्षेत्र में आयरलैंड का एक आंदोलन था, सिनपिन आंदोलन, इंपॉर्टेंट है। सिनपिन आंदोलन के बारे में वो कहते हैं, मैं सिनपिन आंदोलन का समर्थक हूं, मैं सिनपिन आंदोलन का समर्थन करता हूं क्योंकि उन्होंने अपने उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए इसका एक सहारा लिया था। ठीक है। अब बात आती है फिर से, उन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए मतलब वसुधैव कुटुंबकम का तो भाव उनमें है, तो इसीलिए उन्होंने बार बार उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझाने के लिए यूरोप का एग्जाम्पल किया। उन्होंने कहा यूरोप का जो राष्ट्रवाद है वो केवल राजनीतिक और आर्थिक है, और बंगाल और आयरलैंड की जो बात करते हैं तो बंगाल और आयरलैंड में उसने मन के अनुरूप जो वहां का राष्ट्रवाद है उसने मन के अनुरूप रूप धारण कर लिया है। लोग चाहते हैं राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप, यूरोप में तो राष्ट्रवाद जगा, लेकिन यहाँ क्या है, संस्कृति है, आत्मचेतना है, और भारत में इस आध्यात्मिकता का समावेश हमेशा रहा है और इसीलिए यहाँ का राष्ट्रवाद यूरोप के राष्ट्रवाद से अलग तो हो सकता है लेकिन वहां से कुछ ना कुछ प्रेरणादायी हो सकता है। और वो ये कहते हैं कि अगर हम अब समय की जो हमारी डिमांड्स हैं उन डिमांड्स के अनुरूप राष्ट्रवाद को एक धर्म के रूप में अगर अपना लें तो क्या होगा, हम एक नव राष्ट्रीय चेतना को पूरे भारत में जागृत कर सकते हैं। ठीक है। अब बंगाल का रेफरेंस वो करते हैं
तो रोनाल्ड शॉ हैं, रोनाल्ड शॉ के अनुसार ऐसी रचनाएं अरविंद ने की हैं जिन रचनाओं ने जो लोग हैं या समाज है या जनता है उसको आदर्शवाद से या उनमें राष्ट्रवाद की भावना से उनको ओतप्रोत कर दिया है। ठीक है, अब यहूदी जो नेता है, मतलब धर्म नेता है, वो क्या करते थे, एक चुनी हुई जाति का रेफरेंस करते थे। ठीक है, तो अरविंद भी यहाँ पर बंगालियों को और जो भारतीय हैं उनको क्या करते हैं, चुनी हुई जातियों का रिफरेंस ही करते हैं कि ये क्या है, चुनी हुई जातियां हैं। और भारत का उद्देश्य क्या है, राजनीतिक मुक्ति के जो ईश्वर के आदर्श हैं उन ईश्वरीय आदर्शों को प्राप्त करना। ठीक है, अब यहां पर राजनीतिक जीवन को आध्यात्मिकता की ओर ले जाना, यानी उनके राजनीतिक विचारों का अगर केंद्र बिंदु की मैं बात करूं तो केंद्र बिंदु क्या रहा, आध्यात्मिक रहा। वो ये कहते हैं कि हम आध्यात्मिकता के आधार पर ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ वो एक विश्व संघ की भी बात करते हैं। ठीक है, विश्व संघ के संदर्भ में वो क्या कह रहे हैं, विश्व संघ के संदर्भ में वो ये कह रहे हैं कि विश्व राज्यवादी है। ठीक है, अरविंद का जो राष्ट्रवाद को कई लोग क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा संकीर्ण राष्ट्रवाद है, लेकिन उनका राष्ट्रवाद संकीर्ण नहीं है। वो विश्व संघ की बात करते हैं। वो कहते हैं कि विश्व संघ के द्वारा हम मानव एकता को बढ़ावा दे सकते हैं और हम मानव एकता स्थापित कर सकते हैं। कि विश्व की जो उनका इस संदर्भ में ये कहना था कि पूरे विश्व में क्या है, परिस्थितियां बड़ी अजीब सी हो गई हैं। चाहे अगर हम वर्तमान रिफरेंस में देखें कि पूरे संसार की परिस्थितियां चाहे कितनी खराब हो, चाहे कितने निम्न स्तर की हो, चाहे कितनी डरावनी क्यों ना हो, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसे हमें बदलना पड़े। और उसको बदलने के लिए मतलब हमें यदि उसमें परिवर्तन करना पड़ रहा है तो किसी ना किसी प्रकार का एक संघ हमें चाहिए होगा और उस विश्व संघ की स्थापना करने की आवश्यकता तो है ही है, क्योंकि हमें क्या करना है, मानवीय एकता को स्थापित करना है। उसकी आवश्यकता के साथ साथ इसकी अनिवार्यता भी है। क्यों अनिवार्यता है कि देखिए कोई भी है वो अपनी प्राकृतिक रूप से अपनी आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति करता है। ठीक है, मान लो विश्व के कुछ ऐसे राज्य हैं जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं। देखिए स्वतंत्रता वो मानते हैं सबका अधिकार है। जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं उन स्वतंत्र राष्ट्रों के संघ की वो बात कर रहे हैं, और जिसके अंतर्गत वो क्या चाहते हैं कि जो पराधीन राष्ट्र हैं, ठीक है, जो गुलाम है, जहां पर दासता है, जहां पर असमानता है, इनके माध्यम से वहां पर समानता का भाव लाया जा सकता है। और नेचुरली जो प्रभावशाली राष्ट्र होंगे वो प्रभावशाली राष्ट्रों का दूसरे राष्ट्रों पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो विश्व संघ की स्थापना की बात करते हैं। फिर वो एक आदर्शवाद की बात करते हैं राजनीति में, कि राजनीति का आदर्शवाद कैसा हो। बेंथम का था उपयोगितावाद। तो यहाँ पर तिलक हैं, गांधी हैं, अरविंद हैं, इन सब ने बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना की है और उन्होंने कहा कि एक आध्यात्मिक नीति शास्त्र होना चाहिए जिसके आधार पर हम राजनीति कर सके या राजनीति का एक बेस बना सके। ठीक है, फिर रही बात यहाँ पर पूंजीवाद की। पूंजीवाद के संदर्भ में अरविंद ये कहते हैं, वो बहुत आलोचना करते हैं पूंजीवाद की, क्योंकि वो कहते हैं कि जब ये पूंजीवादिता बढ़ती है तो समाज में क्या होता है, शोषण बढ़ता है। और जब समाज में शोषण बढ़ता है तो एक वर्ग हमेशा पीड़ित होता रहता है और वो लगातार मतलब निम्न लेवल पर पहुंचता रहता है, या ये कहें कि वो गरीब बना रहता है। ठीक है, अब मॉडर्निटी में क्या हो रहा है कि जो पूंजीवाद है उसका केंद्रीकरण हो रहा है, उसको पूंजी को इकट्ठा किया जा रहा है, उद्योग मंडलों में लगातार वृद्धियां हो रही हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये जो लगातार उद्योग मंडलों में वृद्धियां हो रही हैं, मनी को इकट्ठा कर लिया जा रहा है, उन सब की उन्होंने खुलकर आलोचना की। ठीक है, अब क्या होता है, जिसके पास पूंजी आ जाती है उसके पास शक्ति हो जाती है,
और वो फिर कैसा करता है, एक ऐसा शासन करता है जो कि एक निरंकुश शासन है, जिसमें जनता पर लगातार शोषण हो रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। ठीक है। अब जब आर्थिक क्षेत्र में राज्य के कार्यों का प्रसार होना है, नौकरशाही की वृद्धि होनी है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सत्ता मूलक नियंत्रण को प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं असमानता बढ़ती है समाज में। तो समाजवाद के आदर्श का मूलभूत सिद्धांत हमें स्वीकार करते हुए हमें सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। ठीक है। सामाजिक संगठन अगर हमारा मजबूत होगा तो सामाजिक संगठन की मजबूती के साथ सभी को समान अवसर मिलेंगे, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो। ठीक हो गया। अब वो ये कहते हैं हमें किसी भी काम को करना है, उनका ऐसा विचार है कि व्यक्ति का आध्यात्मिक रूप से भी स्वतंत्र होना चाहिए। अब ये आध्यात्मिक स्वतंत्रता क्या हुई? मान लीजिए हम सभी हैं, हम सब मैकेनिकल युग में जी रहे हैं, मशीनी हो गए हैं, हम सब भी चाहते हैं कि थोड़ा सा एक फ्रीडम हमको मिले। ठीक है। लेकिन वो आध्यात्मिकता की बात ये करते हैं कि अगर समाज आध्यात्मिक होगा तो शासन आध्यात्मिक होगा। यानी अगर रिवर्स बोलूं, शासन आध्यात्मिक होगा तो समाज आध्यात्मिक होगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? अगर ये दोनों आध्यात्मिक हो गए तो हम एक ऐसे सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं जो प्रगतिशील होगा, सुंदर होगा, समृद्ध होगा और सुखी होगा। ठीक है। हम जब आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे तो हमें ना तो आपस में कोई किसी तरीके का कलह होगा, ना किसी तरीके का टकराव होगा, ना एक दूसरे से जलन होगी, ना विरोध होगा, ना झगड़ा होगा, कुछ भी नहीं होगा। और समाज कैसा हो जाएगा? एकात्म। और जब समाज एकात्म होगा तो उसमें चेतना का जागरण होगा, चेतना जागृत होगी। और जब चेतना जागृत होगी तो आत्मा एक राष्ट्रवाद को स्वीकारेगी और एक आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का उदय होगा। भारतीय राष्ट्र को परमेश्वर की अभिव्यक्ति मानते हैं, शुरू से ही है, क्योंकि जब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, एकात्म प्राप्त हो रहा है, आत्मा जागृत हो रही है, तो परमेश्वर की अभिव्यक्ति मानते हैं। वो पश्चिम की श्रेष्ठता को भी स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि देखो पश्चिम अगर श्रेष्ठ है तो भारत कहीं ना कहीं नगण्य हो जाएगा। वो ये मानते हैं मेरे भारत में एक अलग विशेषता है और उन्हीं मूल एसेंट के साथ हमें प्रगति करनी है और राष्ट्र को चेताना है और राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करना है। और उन राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें किसको स्वीकारना होगा? मनोवैज्ञानिक तरीके से आध्यात्मिकता को। तो ये थे श्री अरविंद के राजनीति और समाज के संदर्भ में विचार। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे अगले विचारक के साथ। आप लगातार इन्फोनी कॉर्नर के साथ बने रहिएगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।